सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई रोहतक आ रहे हैं और बड़ौदा की सुखबुगाहट यहाँ तक खींच रही मैंने, और मेरे साथ हैं बलराज कुंडू जी। सर जी प्रणाम। जी जगदीप भाई प्रणाम। कैसे सर जी हैं? कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया जी। आपकी हर बात इश्यू में बन जावा है, हर काम तहलका हो जावा है। इतने खट्टर साहब की बाइट वायरल नहीं होती जितने आपकी बात और जितने काम। कोर्ट वाला मामला क्या था सर, जो है कि मानहानि कोर्ट क्या कुछ है सर? मानहानि का मामला जो पिछले दिनों, जी उसको तो पूरा प्रदेश ही जानता है कि भाई जिस प्रकार के जो कारनामे, जी ये महामुहिम जो मुंशीलाल जी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, जी इनके मैंने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विद साहब को और लोगों के सामने जो उजागर किए थे, जी। अब वो जो कर्म कर रखे हैं उन कर्मों से आप भागोगे कब तक। अब उसी बेस पे जो जो इशू मैंने उठाए थे उसको लेकर हमारे ये रोहतक के मुंशीलाल जी ने कोर्ट में उस बात का मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोका था। जी तो आप एक बात बताइए, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और उसी का नतीजा है। जैसे कल प्रभु श्री राम जी जो एक प्रतीक थे बुराई पे अच्छाई की जीत, जी तो उसी दिन कल देखो कितना संयोग इससे कहेंगे आप, ऐसे शुभ घड़ी में हमारे जो है ना माननीय अदालत का जो फैसला आया, जी देखो उनकी उन सारी बातों को झुठलाकर और जो है उनकी उस अपील को खारिज करने का काम माननीय अदालत ने किया है। तो हालांकि मैं इस पे कोई वो नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जगह बिल्कुल सत्य में था, तो वो सत्य की जीत हुई। इसमें क्या है, अब जो मैंने लगभग मेरा जो है ना उसका पूरा प्रोसेस तैयार हो गया है, और मैं आने वाले समय में उसकी मैं जो है ना कोर्ट में उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को मैं अपील कर रहा हूँ। जी और जो इस प्रदेश के लोगों को, किसान को, बेरोजगार को और छोटे व्यापारी मजदूर को जी जो लूटने का काम इस तंत्र ने, इस मंडली ने किया था, उसका मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनको उसको अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा। मैं कुछ जगह बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कुछ लोगों का ये भी कहना था, माफ़ करना, ये भी कहना था भाई बलराज कुंडू जी ने कुर्सी कौन मिली, मंत्री पद नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा सा ताव में आ रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से में आ रहे हैं, नहीं तो कुर्सी मिल जाती तो ऐसा कुछ नहीं होना था। देखिए, ये बात तो मेरे खिलाफ कुछ बोलने का एजेंडा है तो नहीं नेताओं के पास में। हाँ, ये बात सही। ठीक है ना जी। और रही बात कुर्सी की, आप एक बुद्धिजीवी हो, अलग अलग विषय के मुद्दे उठाते हो। जी मैंने तो बड़े बड़े धुरंधर लोगों को जो इंडिपेंडेंट बन के आए हैं उनको सरकार के साथ चिपकते हुए देखा है, और मैं सरकार बनते हुए हमारे बहुत सारे विधायक साथी तो ऐसे हैं जिनको बेचारों को यही नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं तो सारे रास्ते जानता हूँ। अगर मुझे उस टाइप की सोच होती और मुझे ये लोभ प्रलोभन, ये लालच बड़ा दिया भी था, मुझे तो यहाँ तक भी बोला गया था कि 6-8 महीने में जो दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें 100% आपका नंबर आएगा। लेकिन बलराज कुंडू राजनीति के अंदर लोगों की आवाज़ बनकर उनके हक दिलवाने के लिए आया, कुर्सी के लिए नहीं आया। मेरा एज ए MLA भी मैं बड़ी अधिकार की बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जी उस परमात्मा की कृपा से, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके रहमो करम से जी मेरा आज भी हर चीज़ में जो है ना इन मंत्रियों से मैं बहुत ऊपर की ज़िंदगी जीता हूँ। ये तो मैं मानता हूँ।
ठीक है। जी तो मेरे लिए वो चीज़ कोई महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस उद्देश्य से मैं इस राजनीति में आया हूँ, लोगों को ये जो आज के दोगले चेहरों के नेताओं के मुखड़े से जी ये झूठा नकाब उतार कर उनको असलियत लोगों को दिखाकर उनको एक नई राजनीति चेतना, एक नई ऊर्जा दिखाने के लिए कि भाई आपका जो प्रतिनिधि होता है, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ शुरू से, जी वो जनता का सेवक होता है, राजा नहीं होता। ये लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर जो प्रतिनिधि होता है उसको 5 साल के लिए चुना जाता है कि वो उनका वकील बनकर उनके हकों की लड़ाई लेकर वो उनको पूरा कराने का काम करे। लेकिन जिस प्रकार कथनी और करनी के ये नेता आजकल, जी जिनकी बातों में दूर दूर तक सच्चाई नहीं होती, ना उनका कोई विज़न है किसी प्रकार का प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने का, वो सिर्फ सत्ता भोगने, प्रदेश को लूटने के लिए इस सत्ता में आए हैं। उनका एक एजेंडा है, लोगों को मूर्ख बनाकर एक डर भाव कम। ऐसे ऐसे नेता हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रदेश के जो मुखिया, जी जिनका जनता के साथ कोई संवाद ही नहीं है। एक आम आदमी की तो बात ही बहुत दूर चली जाती है। मैं ये आपको ये कहता हूँ, इनकी पार्टी के विधायक की औकात नहीं है मुख्यमंत्री के सामने जाके कोई बात बोलने की। ये मैं सच्चाई है। और आप इस बात को जहाँ भी कभी आपको मनोहर लाल खट्टर जी मिलें जी तो वहाँ के लोकल विधायक की औकात आपको नज़र आ जाएगी, उसको सामने क्या होता है। मंत्री की वो नहीं है, मैं ज़्यादा को क्या बोलूँ, वो साथी हैं लेकिन वो मजबूर हैं, उनको इस लेवल पे लाके छोड़ दिए। एक मंडली है आज जो प्रदेश के अंदर जो भाजपा है, वो भाजपा नहीं जिस भाजपा को मैंने ज्वाइन किया था, जो भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और संघ की विचारधारा की जो भाजपा थी, जी जो नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था जिस भाजपा के तहत इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का, आज प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से जी मनोहर लाल खट्टर भाजपा का पूर्ण कब्जा हो चुका है। ओके। और आज पूरी वही मनोहर लाल की, आज ये इन्होंने अपना, मनोहर लाल जी ने अपने जो है ना ये यूट्यूब चैनल की पूरी टीम ऐसी फैला रखी है जिनको फंडिंग की जाती है। जो मैं ये बात सच्चाई बता रहा हूँ, आप सर, लोग ने आपके चलो। मेरी सुनिए बात, मैं जी, एक इस बात को आपको हाईलाइट करना चाहिए। जी ऐसे पेड इनके जो पिछले दिनों एक इन्होंने अपना वो लेके आए थे यूट्यूब चैनल को रेगुलाइज करने के लिए, ताकि उसको रेगुलाइज करके वो फंडिंग जी उनको दे दी जाए सरकार की। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इनको जिस प्रकार से फंडिंग करके हर उसके अंदर एक मतलब यूट्यूबर्स को हाईजैक करने की पोजीशन हाईजेक नहीं, अपने खुद के बना के उन लोगों को उतार रखा है। उसकी वजह से आप जैसे जो साथी हैं, जो वास्तव में जिनका एक पत्रकारिता का जो मोटिव है, जी उसको भी खतरा, ये लोग उनको भी वो करने का काम कर रहे हैं। और अपने जो खुद के तैयार किए हुए जो इनके अपने लोग हैं, उनको जनता के अंदर भेजकर उसको जो है ना एक ऐसा गलत प्रचार इसके अंदर लोगों के अंदर फैलाने का काम करते हैं। आज मैं कौन सा चैनल है इसमें वो आया हुआ था मेरा, एक चैनल पे जो इनका प्लांटेड चैनल है, जो इनका एक बड़ा, क्योंकि इनके उसमें है, इनकी जो टीम का एक बड़ा इनका एडवाइज़र है जी जो मीडिया के नाम से, उसके चैनल की तरफ से मेरे को बदनाम करने के लिए ऐसी पोस्टें डाली जा रही हैं। ओके। मैं 36 बिरादरी की बात करने वाला शख्स हूँ। मैंने कोई शक नहीं इस बात में। कभी जातिवाद में विश्वास नहीं किया। जी। मैं जितनी मेरी कोई चीज़ में मदद किया है, आज वो 90% अगर आप उसको ओवरऑल उसको देखेंगे जी। तो मैंने गरीब आदमी की, उसकी कमज़ोर वर्ग की जो है ना मैंने मदद की है। मैंने किसी मार्शल की या जाट की नहीं की। लेकिन मेरे ऊपर भी वो टैग लगाने की बात हो रही है कि जाट नेता। आज मैं पढ़ रहा था कि उसमें आए थे, अभी बड़ौदा चुनाव डिसाइड करेगा जाटों का बड़ा नेता कौन। उसमें एक फ़ोटो बलराज कुंडू का भी लगा रखा था। बाकी हमारे जो जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह और दिग्विजय और मेरा, हमारा चारों के बड़ौदा चुनाव वो करेगा जाट नेता को। अरे जाट का क्या मतलब है? हम 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा है प्रदेश के अंदर। 36 बिरादरी, हमें एक दूसरे की नीड ज़रूरत है। आप किसी गांव में जाइए, वहाँ आपको
बरादरी के लोग, उनका आपसी अटैचमेंट है, आप प्यार है, एक दूसरे के सुख दुख में होते हैं वो लोग। लेकिन ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स जिस प्रकार से पिछले दिनों इस प्रदेश को जलाने का ये जो टीम है इस मंडली ने किया, आज भी दोबारा से इस चुनाव में भी उसका प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात जगदीप भाई बताना चाहता हूँ, प्रदेश के लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। और आज जिस प्रकार से मैं इसकी सच्चाई को उजागर करता हूँ, जैसे आपके दाम मेरे पर टीवी की भाई पंजाबियों के, अरे पंजाबी मेरे पार्टनर हैं, मेरे ऐसे पारिवारिक हैं, मेरे गुड़गांवा के अंदर मेरे भाटिया अंकल आंटी, उनको मैं वहाँ का अपना माता पिता बोलता हूँ, गुड़गांवा के आप मेरे माँ बाप हो। इनको क्या पता संबंध क्या होते हैं। और ये अपनी एक मंडली जो, क्योंकि मनोहर लाल जी किसी पे विश्वास नहीं करते, ये उनकी सोच और दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि उन्होंने वो चूज जो मंडली कर रखी है वो सारी जो टॉप लेवल पे 10 लोग हैं और बाकी सेकंड रो के जो है ना वो सारे 70, 80, 90 लोग हैं। टोटल मिला के ये 80, 90 लोगों का जो मंडली है जी, उस मंडली का पूरे जो है ना इस खट्टर भाजपा पे भी कब्जा है और जो है इस पूरे प्रदेश पे कब्जा है। और वो ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का लगा लो कि वो उनमें से ज़्यादातर टीम में जो है ना इनकी अपनी कम्युनिटी से इन्होंने ले रखे हैं। जी, अब उन 80 लोगों के कारण जी, ये मुझे जो है ना पंजाबी कम्युनिटी को मैं आदर्श मानता हूँ। आज पंजाबी कम्युनिटी ने खाली हाथ वहाँ के इस देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए किस प्रकार से खाली हाथ अगर उन मेहनत और जज्बे के साथ जी, आज बहुत बड़े उद्योगपति और व्यापारी बनकर इस देश को प्रगति करने का काम किया। बिल्कुल। लेकिन ये कितने स्वार्थी लोग उस बात को, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मेरी सच को जो है ना उसको दूसरा मोड़ दे के ये लोग जो करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये एक अपनी कम्युनिटी के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने किसी गरीब पंजाबी के घर में किसी की 5 पैसे मदद की है क्या? सिवाय वोट की राजनीति के मैंने की है। मैंने 20-30 ऐसे पंजाबी परिवारों को, मैं मेरे सामने चले मैं बताऊंगा, जिस गरीब के यहाँ अगर मैं उनका भाई और बेटा बनकर उनके साथ खड़ा कर उनको उनके उस दुख दर्द में मैंने जो है उनकी मदद की हुई है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राजनीति का। आज उस बातों को, मेरी बातों को जो मैं सच बोलता हूँ, और इसमें झूठ भी क्या है, मैं जगदीप भाई आपसे पूछता हूँ, आज प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी कौन है? आज प्रदेश का मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? आज प्रदेश का जो है 2 संस्थाएं हैं जो नौकरी देती हैं, HPSC, HSSC, दोनों के चेयरमैन कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा जो महकमा है उसका MD कम चेयरमैन कौन है? कमाल। और लगभग 60 विभागों में जो टॉप के मलाईदार पदों पे जो लोग बैठे 90% वो कौन है? उनकी लिस्ट है मेरे पास। मैं कोई बेतुकी बातें करने में विश्वास नहीं रखता। और इन्हीं 80 लोगों को अगर मैं हाईलाइट करता हूं, जिस मंडली ने इस प्रदेश को लूटने का एक पूरे सिस्टम के साथ, उसको फिर मुझे कहते हैं पंजाबी कम्युनिटी के खिलाफ बोलता है। ये तो लोगों को समझना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, मेरे साथी, मेरे पार्टनर हैं पंजाबी, वो सारे इस बात को एग्री करते हैं। तो मुझे उस दिशा में मोड़ने की बजाय खुद को चेंज करने की बात नहीं करते। आज ही बड़ौदा चुनाव की बात कर लीजिए आप जी। मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ और किसी नेता पर विश्वास नहीं था। यहाँ कोई उस कम्युनिटी की वोट थोड़ी ना है। हाँ, मेरे पंजाबी भाइयों की वोट नहीं है जी। लेकिन प्रभारी कौन लगा रखा था? अगर मैंने इस बात को उठा दिया जी, मैंने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया, तो उस बात को उस कम्युनिटी के खिलाफ करने की बात की जा रही है। और कुछ एक क्षणों में फिर उन्होंने चेंज भी कर दिया। अगर वो बिल्कुल सही थे जी, वो परफेक्ट आदमी थे, तो उसको चेंज करने की क्या जरूरत थी? आप बताइए। बिल्कुल। अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल, जिस प्रकार से इन लोगों की सोच है जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसको हाईलाइट शायद आप देखोगे तो गूगल के ऊपर मेरा मिला। मैंने विधायक बनते ही जी, जो महम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि बना जी, चुना जी, मनोहर लाल जी ने जब दोबारा चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, और शपथ लेने के बाद में मेरे ख्याल 1-2 दिन के बाद मैं इनको बधाई देने के लिए CM हाउस गया था जी। और उसी टाइम बधाई देने के बाद में मैंने अपना पहला मांग पत्र दिया था, जिसमें मात्र 3 ही डिमांड मैंने दी थी। ओके।
सिर्फ 3 डिमांड थी उसमें जी और उसकी सबसे पहली डिमांड थी महम में सेपरेट गर्ल्स कॉलेज बनाने की। बिल्कुल आप इस बात से अंदाजा लगा दिए कि आज बड़ौदा में जी 2 कॉलेज की अनाउंसमेंट कर दी। किस वजह से कर दी? 6 साल से बड़ौदा नज़र नहीं आ रहा था मुख्यमंत्री जी को। 6 साल पहले से उनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ की बेटियों को क्या तकलीफ है, वहाँ की बेटियां किस प्रकार बड़ौदा में 2 है, हरियाणा में 11 है, तो क्या महम में हुआ कुछ? मैं बताने लग रहा 11 कॉलेज। जी मेरी तो 9 महीने पहले बढ़ते ही सबसे उस टाइम तो मैंने समर्थन दिया हुआ था बगैर अनकंडीशनल, बगैर किसी लोभ लालच के, बगैर किसी डिमांड के। और मैं उसका अब तक 5 बारी रिमाइंडर दे चुका हूं मुख्यमंत्री को। अभी पिछले 1 महीने पहले जब इस बड़ौदा चुनाव के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे तब भी मैंने रिमाइंडर दिया उस कॉलेज का, और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है। ये चीजें दर्शाती है कितनी चिंता है मनोहर लाल जी को ये कॉलेज जो खोलना। और मैं तो एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जो पिछले 6 साल में जितने भी कॉलेज बनाए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उसमें स्टाफ कितना, फैकल्टी कितनी है? मेरे ख्याल 99% कॉलेज के अंदर साइंस नहीं पढ़ाई जाती, कॉमर्स के फैकल्टी नहीं है। तो ये कॉलेज बिल्डिंग खड़े करके इसके अंदर इतना पैसा वेस्ट करके आप एक कॉलेज बना रहे हो, उसके अंदर पूरी फैकल्टी करके, ताकि उन बच्चियों को, अब जो बच्ची हमारी साइंस पढ़ना चाहती है, कॉमर्स से कुछ करना चाहती है, उसको मजबूरन आर्ट साइड से लेकर उसको उसमें पढ़ना पड़ रहा है। तो कहाँ का इनके साथ वो कंप्रोमाइज़ कर रही है अपने कैलिबर के साथ में। तो ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है इनको किसी देश के, ना हमारी बेटियों से कोई मतलब है, ना कोई डेवलपमेंट से मतलब है। ये सिर्फ पाखंड और जुमलेबाजी और ये एक दिखावा करने से ज़्यादा माननीय मनोहर लाल जी की कोई सोच नहीं है। और इनका व्यक्तित्व ना ये सामाजिक है, ना इनको समाज में कभी जुड़ाव रहा, ये उस समाज के उस व्यक्तिगत इमोशंस को जानते ही नहीं कि समाज की जरूरत है क्या? ना इनको भाईचारे की पता, ना उस जरूरत पड़ता है। मैं इनको बताता हूँ, बड़ी बड़ी बात करने वाले मनोहर लाल जी मेरे गुआंढ के हैं, अपनी ज़मीन तक बेच के आए हुए, अपने भाइयों को भी कभी चिंता नहीं करी, देश प्रदेश की क्या चिंता करेंगे? मनोहर लाल जी जिस टाइम अपने आप को त्यागी सन्यासी बात करने वाले मनोहर लाल जी ने अपनी ज़मीन को भी बेच के जो है ना वो अपने भाइयों को नहीं दी, जो बेचारे गरीब वहाँ पे वो करते थे। कहाँ बात करते हैं बड़ी बड़ी। और आज जो उनके भाई जो उस टाइम थे, आज सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहाँ से आ गया पैसा? कोई ऊपर से भगवान ने टपका दिया? साहब गुड़गांव में कई कई करोड़ों के फ्लैटों में रहते हैं, कहाँ से आ गया पैसा? मनोहर लाल जी के भाई हफ्ते में 4 दिन वहाँ सेक्रेटेरिएट में पूरी फौज को लेके घूमते हैं। क्या करने जाते हैं? गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब ये। लेकिन मैं इनकी सच्चाई को जनता की अदालत में ले जा चुका हूँ और आगे अब जनता इनको पूर्ण रूप से नकार चुकी है। वरना मैं आपसे पूछता हूँ, 9 महीने की सरकार क्यों भाग रहे हैं चुनाव से? पोस्टपोन क्यों करें? करवाएं ना। बाई इलेक्शन के तो सरकार डंके की चोट पर जीतती है, डंके उस पर क्यों नहीं आए? अगर पिछली बार से 10,000 वोट कम नहीं आई तो मेरे से पूछ लेना। इतना स्ट्रोंग भाषण भाई, सच्चा आदमी देश का है। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं बलराज कुंडू जी को लेके, इनका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आम फ्लैक्सों पे लिखा होता है, वो पर्सनल मोबाइल पीए के पास नहीं, इनके खुद के पास होता है। सर ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल। आम जनता इनसे अगर फ्लैक्स पे से उठा के फ़ोन करेंगे तो फ़ोन इनका पीए या और कोई नहीं उठाएगा, ये खुद उठाते हैं। कई बार मीटिंग में बिजी होने के कारण फ़ोन ना उठा पाए तो फ्री होने के बाद कॉल बैक जरूर करते हैं। ये भी मेरे पास ऐसा पता लगा सर, कॉल बैक भी करते हैं सर। मैंने उस फ्लैक्स पे मोबाइल नंबर लिखवाने का मेरा मतलब ही यही है कि लोग मेरे साथ संपर्क में रहें, मैं उनके किसी काम आ सकूं। ये कितनी बड़ी बात है। एक विधायक, आज़ाद विधायक, मतलब नॉर्मल से बहुत बड़े विधायक मैं बलराज जी को कहूँगा, और भाई ऐसी जगह से लड़े जहाँ पे 2 पार्टियाँ इतनी स्ट्रोंग उनकी जगह थी और वहाँ से उस ज़मीन को खींच लिया, वहाँ के विधायक बने। मोबाइल नंबर अपना खुद फ्लैक्स पे लगवा कर खुद हाथ में रखते हैं भाई,
पहली बात। दूसरी बात, एक मेरे को इनके मित्र ने मेरे को बताया, बल्ला जी के मित्र ने मेरे को बताया कि इनके पास फ़ोन किया किसी गांव में किसी बुज़ुर्ग ने और कहा कि भाई अरे खड्डा हो गया पानी का, अरे यू भरवाई बे। रात का टाइम था तो कहा, बल्ला जी आपने ही कहा कि भाई चाचा इबे अड़ा कोई नहीं आओ, मैं आऊँ कसी उठा के मैं भरूँगा इसने। ऐसी भी बातें हुई सर। रात को फोन आया था बुजुर्ग का, भाई पानी मंगा था, चाचा ही रात ने किसी ने लिया, मैं आ जाऊं कसी लेके और क्या करूँगा। तो बता रात ने 11 बजे कोई फोन करेगा तो मैं किस ने बुलाऊंगा डांटता ही, फिर मैं कर जाऊंगा, फिर वो काम करता ही। तो भाई ये डाउन टू अर्थ, ये है जो भाई धरती से जुड़े हुए व्यक्ति की खास बात। पैसे की कमी नहीं है भाई, और रुतबे की कमी नहीं है, उस हल्के में प्यार की कमी नहीं है, हर चीज़ अप टू डेट है, लेकिन जो लोगों से जुड़ाव है। अभी एक वाक्य और सुना था सर, किसी शामड़ी गांव में, जो बड़ौदा हल्का का शामड़ी गांव था, वहाँ से भी आपके पास किसी ने फ़ोन कर लिया आपका फ्लैक्स देख के, और आप उस गांव में भी जाके, स्थिति क्या थी सर उस गांव की? वो एक हमारे, मैं कहता हूँ बड़ा प्यारा छोटा भाई, उसने मेरे को फ़ोन किया, जी भाई साहब मैं शामड़ी से बोल रहा हूँ जी, और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। बाई चांस लकीली बात है मैं चंडीगढ़ से आने लग रहा था जी, और उसने ये भी बताया कि मैं दीपेंद्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हुड्डा साहब। कमाल हो गए तो। लेकिन भाई साहब मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने करनाल और पानीपत के बीच में था, मैं कहा मैं चंडीगढ़ से वापसी में हूँ और करीबन 40 मिनट में मैं गोहाना आ रहा हूँ। मुझे तब तक शामड़ी का ये भी नहीं पता था शामड़ी कौन से रूट पे है जी। तो उसने बताया भाई साहब शामड़ी हमारी जो चिड़ाना गांव है रोड, इससे अप्रोच रोड पे गांव है वो। हाँ जी। तो मैं आपको चिड़ाना मिल जाऊँ? मेरा चिड़ाना मिल जाए, मैं यहीं से आ रहा हूँ भाई, वहाँ रुक के 5 मिनट भाई से बात करूँगा। जी। बोला ठीक है भाई साहब। तो उसका 2 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन आता है जी। कहना भाई साहब अगर आप मेरे घर पे चाय पी लो, यहाँ से 3 किलोमीटर पे मेरा गांव है जी। तो मुझे इतनी खुशी होगी शायद। वो जितने प्यार से मुझे बोला तो मैंने कहा छोटे भाई चल मैं आ रहा हूँ तेरे पास चाय पीऊँगा घर पे। अरे जबकि कोई प्लान नहीं? नहीं, मैं उसको ना जानता, फर्स्ट टाइम टेलीफोन पे बात हुई थी। तो वो मुझे वहाँ चिड़ाना मिला और फिर मैं उसके घर पे गया जी। और वाकई में ही वो जितना खुश हुआ, मैंने उसके चेहरे पे जो स्माइलिंग देखी जी, मुझे अपने उस फैसले पे मुझे एक संतोष हुआ कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय लेके छोटे भाई की बात जो रखी। और वहाँ पे जब तक उसने अपने परिवार के घर के लोगों को ही, परिवार के जो चाचा ताऊ दादा 10-12 बुजुर्गों को, वहाँ 3 सरपंच हैं शामड़ी के, सरपंचों को बोला जो जिस प्रकार का उन्होंने मेरा आदर मान सम्मान प्यार दिया। रुकी वीडियो। हाँ तो सर भाई टेक्निकली थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी मोबाइल में। तो सर आप उनके घर गए, आपने उस लड़के के आंखों में जो प्यार देखा, आपने फिर डिसीजन जो आपका था वो सही था? वो इतना खुश था जी। और उसके साथ साथ 10-12-13 जो यूथ और आ गए, तो उन्होंने जिस प्रकार के भाव वहाँ व्यक्त किए मेरे प्रति, जो उनकी बातें सुनी ना जी, मैं वाकई में ही मुझे ये खुशी हुई। और उनके बुज़ुर्गों से जो बातें सुनी तो उनका ये था कि भाई हमने तो ये हम यकीन भी नहीं करते कि इस टाइप से भी कोई एक फोन लाकर कोई एमएलए जो है ना ऐसे एकदम से अचानक घर पे आ जाएगा। तो वो उस बात से मैंने जो इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे, बताओ। 2 सरपंच आगे पता लगते ही वहाँ पे 3 सरपंच हैं शामड़ी में जी, तो 2 सरपंच भी वहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने वहाँ जो चीज़ एक महसूस की ना जी, वहाँ लोगों को इस बात का ही नहीं पता कि एमएलए वो वोट दे दी खत्म। कभी वहाँ उनको ये कभी 6 महीने 8 महीने में किसी खास इवेंट पे या कोई ऐसी चीज़ होगी जो चलेगा, अदरवाइज वहाँ इस चीज़ का रूटीन ही नहीं है कि एमएलए वहाँ जाए। मतलब आम जनता एमएलए विधायकों से कनेक्ट में नहीं रहती। नहीं, वो इसमें देखो मैंने शामड़ी में ये चीज़ फील की वहाँ पे। अच्छा, उनके घर के आगे कांग्रेस का भी फ्लैक्स लगा हुआ था ऐसा कुछ? उनके तो घर पे भी अंदर भी सारे दीपेंद्र भाई के
फोटो वोटो पूरे पूरे उसमें लगे हुए थे उनके घर में। कमाल की बात है भाई, कमाल का। अच्छा सर, यूं बताओ, जब आप शामड़ी में गए, आदमी पैदल तो जल्दी पहुंच जाओ, गाड़ी में आराम तक पड़ा, खड्डे में सड़क ढूंढना नहीं पड़ा। वाकई में जो शामड़ी चिड़ाना से शामड़ी जो हजरत सड़क है, जी वो मैंने शायद ही 6 साल, मुझे इस पॉलिटिक्स में 6 साढ़े 6 साल हो गए। मैं अनेकों जगह भी गया हूँ, बहुत सारे गांव में, जिलों में। जी ऐसी सड़क मैंने पहली बार देखी। और उसका भी मैं देख रहा था, कोई 6-7 दिन पहले अपने जो है ना सोशल मीडिया पे भी उसका जिक्र था। हाँ, उसका फोटो आगे आया हुआ था उसका। ओके, चलो ये तो भाई सीरियस बात में से थोड़ा सा मैं विनोदी वार्तालाप निकाल के लाया मैं। सर, अब जो बड़ौदा का चुनाव है, किस तरीके से आपकी वहाँ पे पोजीशन है? कांग्रेस से कंपटीशन है, भाजपा से है, या इनेलो के साथ आप? देखिए, आज हर आदमी जो ग्रामीण क्षेत्र का है, जी किसान की जो दुर्दशा, जी युवा बेरोजगार के साथ जो खिलवाड़, जो ये ठेकेदारी प्रथा के नाम पर जिसका डीसी रेट हमारे यहाँ बोला जाता है, जिस प्रकार से इन नेताओं की बड़ी बड़ी कंपनियों ने गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जा रहा है, निजीकरण, और उसमें जिस प्रकार का शोषण युवा के साथ इन्होंने शुरू किया है, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। आने वाला जो देश का और प्रदेश का भविष्य है वो बहुत अंधकार में। आज किसान की जो हालत है, अब जो मंडीकरण को एक राष्ट्र एक व्यापार के नाम से जो ये अध्यादेश कृषि का ये 3 लेके आए हैं, उसमें ये उसमें आने वाले समय में किसान की फसल खरीदने वाले ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कैप्चर कर लेंगी कि वो अपनी मनमर्जी के भाव से उस किसान की फसल खरीदेंगे। और आज मैं पढ़ रहा था, कोई आज इन भाजपा के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की कोई बैठक वगैरह हुई है, उसमें इन्होंने उस बात को, इनका मीडिया में इनका वो बयान भी आए हुए थे, प्रेस नोट भी आया हुआ था कि ये सब झूठ है, ये है वो। मैं हैरान होता हूँ इनकी बातें सुन के कि ये झूठ बोलते हुए तनिक भी नहीं शर्माते। जो मैं कहता हूँ अब तक के इतिहास का सबसे झूठा कृषि मंत्री हमारे इसमें रहा है वो जी ओम प्रकाश धनखड़ जी। अब वो लोगों को दोबारा बता रहे हैं कि वो किसान के साथ ये करें, जिसने अपने 5 साल कृषि मंत्री रहते हुए जी जिस प्रकार का जो है ना किसानों के साथ एक धोखा किया है, वो आज फिर उस बात की। लेकिन लोगों को इन सब चीज़ों की इतना पूर्ण रूप से जानकारी हो चुकी है, नहीं हुई तो मैं बैठा उनको बड़ौदा वालों के घर में जाके इस बात को, इनके कारनामे में बताऊंगा। हमारे 20 मिनट के कड़वा सवाल है सर, हमारे 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में आपने भाजपा की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस से थोड़ा सा लगाव है। देखिए, क्योंकि बड़ौदा में कंपटीशन तो कांग्रेस के साथ आज जो जी, है जी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जी, और मैंने लोगों को, आप जो बात कर रहे हो, आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, लेकिन विपक्ष में बैठी हुई है, विपक्ष का रोल नहीं कर पा रही वो हुड्डा साहब। उसकी वजह पूरे प्रदेश के लोगों को पता है कि जिस प्रकार से उन पे उनके कर्मकांड थे जो 10 साल के, उसके अगेंस्ट जो उनके खिलाफ जो 5-5 6-6 केस खट्टर साहब ने करवाए हैं जी, वो जब कुछ बोलने की स्थिति में उनको फाइल दिखा दी जाती है। मतलब वो जो केस खट्टर साहब ने करवाया वो खट्टर साहब की चाल है या बेगुनाह है हुड्डा साहब, क्या कहना आपका, या वो दोषी हैं ही? देखो, वो जो भी है उसको फटाफट उसके ऊपर जो है कार्रवाई, उस प्रक्रिया करके कार्रवाई करनी चाहिए। लटकाने का क्या है? मतलब अगर वो दोषी हैं तो
100% उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जो है ना, उनको उसका सज़ा देनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। और नहीं तो उसको अपनी प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया को पूरा करके लोगों को बताओ इसमें ये सब लिंगर ऑन करना, पेंडिंग करना, सिवाय वो आज उस हुड्डा साहब को भारतीय जनता पार्टी की लोग बी टीम बोलने लग गए, तो वो आज उस स्थिति में है ही नहीं। रही अगली बात, वहाँ हुड्डा साहब का क्षेत्र रहा है, उनका वर्चस्व रहा है जी। मैं लोगों को आज भी इसमें कोई दो राय नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस आज वहाँ पे आज भी नंबर 1 पे है। लेकिन मैं लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले आम चुनाव में 2019 में ये बड़ौदा की सीट भी हमारे चाचा कृष्ण हुड्डा को, मेरे पारिवारिक रिलेशन है उनके साथ में, मेरे लिए बड़े आदरणीय थे वो, आज भगवान के उससे हमारे बीच में नहीं रहे। वो हमारे सिर से उनका आशीर्वाद उठ गया। तो स्वर्गीय चाचा कृष्ण हुड्डा को जिता के इनको 31 विधायक दिए थे हुड्डा साहब को, और वो विपक्ष के नेता बन गए। आज वो नहीं है तो भी वो विपक्ष के नेता हैं। तो आज कम से कम बलराज कुंडू इस प्रदेश के किसान की, बेरोजगार की, गरीब की, कर्मचारी की, छोटे व्यापारी की आवाज़ बन के विधानसभा में तो बोल रहा है। जिस काम को जो कोई भी कारण बंच रहा हो, जो उसकी प्रॉपर आवाज़ माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कर पा रहे, तो मैं हूँ ना उठाने के लिए। तो मैं तो इस बात को बड़ौदा वालों को बताकर एक उनसे अपनी ताकत आज मैं अकेला पढ़ता हूँ वहाँ पे विधानसभा में। तो मैं तो आज बड़ौदा में मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता, मैं तो इस प्रदेश के लोगों को राजनीति की एक नई दिशा देने के लिए, इनको जगाने के लिए इस पॉलिटिक्स में आया हूँ। और उसी के तहत मैं आज अकेला हूँ। अगर बड़ौदा वाले मुझे एक कोई ऐसा ही जिसको राजनीति में जो बिकाऊ ना हो, जिसकी सोच ज़मीन से जुड़ी हुई हो और जो राजनीति को एक सेवा भाव से करना चाहता है, ऐसा कोई साथी बड़ौदा वालों से, जनता से मांग रहा हूँ, उसको जिता के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा कर दो। तो नाम आए होंगे ना सर? देखिए, कई साथी हैं जो वहाँ दिन के प्रति, वहाँ के बड़ौदा के लोगों का प्रति उनके अच्छी स्नेह है, प्यार है जी। लेकिन वो निर्णय तो उन साथियों को करने हैं या उस जनता को करने हैं। मैं किसी का एक का नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ। कब तक आप अपना फाइनलाइज कर देंगे? देखो, ये तो एक समय है, लेकिन मैं एक बात जगदीप भाई कहना चाहता हूँ, मैं अपना ऐसा कोई निर्णय नहीं करूँगा जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट मनोहर लाल खट्टर भाजपा को मिले। मेरा पहला उद्देश्य कांग्रेस को मिल जाए भलाई, उससे बेटर मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा, मेरा पहला टारगेट मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा है, जो सबकी भाजपा नहीं है जी, मनोहर लाल खट्टर भाजपा का जो भी ठाठे उम्मीदवार होगा उसको वहाँ से जमानत जब्त कराकर हराना मेरा पहला उद्देश्य ये है। ओके, तो जी मिलते हैं फिर इलेक्शन में सर। अब बाकी जी। मैं आपको ये बता दूं, उसका ये कतई मतलब नहीं है जी कि उसका आप ये मतलब निकाल लें कि मैं कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति मेरे आदरणीय मतलब निकल चुका है नहीं, सर। नहीं नहीं सर, मैं ये आपको मतलब निकल चुका है नहीं, सर। मैं आपको बताता हूँ जी। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ रही है, और ये तो समय बताएगा आने वाले 15-20 दिन में। हो सकता है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर ही चला जाए, ऐसा भी हो सकता है लोगों को, और ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी तो बात सवार गए आप। मैं सवार नहीं कि मैं कोई भी बात जगदीप भाई मैं जो बोलता हूँ ना, जी, पिछले इलेक्शन में ये उसके- बात किसी को उसके- बहुत भारी पड़ी थी सर। उसको रिजल्ट में जो है ना आपके सामने आके दिखाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा मोहरा जी जैसे एक वहाँ के लोगों में, जैसे पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था सोनीपत में, जिसको आज मेरे, तो मेरा उद्देश्य इस टाइप का नहीं है जो रोहतक, जो सोनीपत लोकसभा में जी पिछले लोकसभा चुनाव में जो वहाँ कर्मकांड किया गया, जी मेरा उद्देश्य है डायरेक्ट एक टारगेट के साथ होगा, और उस टारगेट के तहत आज भी मुझे इस बात के लिए मैं पूरी तरह, आज तो बलराज कुंडू अकेला है,
10 दिन बाद कोई ऐसा प्लेटफार्म आप लोगों के सामने मैं ला सकता हूँ। सारे पत्ते एकदम से नहीं खोले जाते, जी। राजनीति में कुछ चीज़ें बचा के रखनी पड़ती हैं। लास्ट तो आने वाले समय में आज जिस बात का आप मतलब कुछ और समझ रहे हैं, जी वो 15-20 दिन के बाद आपके सामने कुछ भी और भी बहुत कुछ ब्लास्ट हो सकता है। तो वो सस्पेंस रहे तो अच्छा है। जी। तो आप ठीक है लेकिन सर। ये मैं फिर कहता हूँ, जी। उस बात का वो कतई मतलब नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, जिससे आप हंस रहे थे। सर लोग समझ जाएंगे मेरे क्या समझ नहीं आया। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. वैसे तेजी कब से ला रहे हैं बड़ौदा में? मेरी पूरी टीम हर रोज़ लगभग मेरे जो है ना हल्के से जी 300-350 मेरी टीम, मेरे लाल मेरा परिवार जिन्होंने पिछले मेरा महम का चुनाव भी लड़ा था, मैं तो बल्कि लोगों के बीच कम गया था। मेरी टीम ने जो है ना दिन रात मेहनत करके जो मेरा परिवार है इस चुनाव को इस प्रकार से लड़ा था। हर टीम के उस साथी ने जो ना बलराज कुंडू और मेरा परिवार बनकर जिस प्रकार चुनाव, इसी प्रकार से उनका मेरे से ज़्यादा। आज एक प्रॉब्लम क्या आ रखी है, बड़ौदा के लोगों की जो डिमांड है वो मेरी टीम से कहते हैं कि बलराज कुंडू को दे दो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ बलराज कुंडू तो महम वासियों का कर्जवान हो गया, उनका कर्ज मैं सारी उम्र सेवा करके ही उतारूँगा। उसके बारे में महम के से अलग जाने के बारे में तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच ये सकता। बातें भी चल रही थी शायद बलराज जी खुद इलेक्शन लड़ लें। नहीं, ये बात तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। उस महम के लोगों का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका कर्ज है मेरे ऊपर, और मैं जब तक मेरे शरीर में खून दौड़तेगा गर्म होकर, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा। चलो सर, मिलते हैं सर इलेक्शन में बहुत जल्द से। तो भाई ये छोटा या लाइट इंटरव्यू नहीं था, बहुत सारी बातें यहाँ पर बूम होंगी और देखते हैं बड़ौदा इलेक्शन में कहाँ कहाँ कौन कौन वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बदलेगा, देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।